देखिए, हम लोग अभी मोशन इन वर्टिकल सर्कल के बारे में चर्चा करेंगे। मोशन इन वर्टिकल सर्कल मतलब ये होता है, जैसे फॉर एन एग्जांपल मान लीजिए कि हमने एक स्ट्रिंग लिया, रस्सी लिया और उससे एक लकड़ी का टुकड़ा बांध दिया और उसके बाद उसको वर्टिकली रोटेट कराने की कोशिश करते हैं। तो इस सिस्टम में हम देखते हैं कि वो मिनिमम वेलोसिटी जो नीचे पॉइंट पे हम देंगे, कितना मिनिमम वेलोसिटी देंगे कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो रोटेट करके सर्कल कंप्लीट कर ले, पूरा सर्कल कंप्लीट कर ले। इसके लिए सबसे रिक्वायर्ड वेलोसिटी मिनिमम कितना होना चाहिए बॉटम पे। हो सकता है कि ऑब्जेक्ट या तो वर्टिकल सर्कल पूरा कर ले, या हो सकता है ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो मोशन में रहे, या हो सकता है ऑब्जेक्ट हो सकता है कि प्रोजेक्टाइल की तरह आ जाए, या फिर पैराबोलिक के पाथ पे आ जाए, या फिर हो सकता है कि पूरा ये जो ऑब्जेक्ट है वो कंप्लीट कर ले सर्कल विथ सम रिक्वायर्ड वेलोसिटी एट द टॉप एंड द बॉटम। इस सब के लिए हम लोग को देखना क्या पड़ेगा कि हम लोगों ने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा था कि स्प्रिंग में कुछ फोर्स लगता है जिसको हम बोलते हैं टेंशन का फोर्स। ओके इससे पहले कि हम लोग ये बात डिस्कस करें कि मोशन इन वर्टिकल सर्कल होता क्या है और किस इसके बारे में थोड़ा डिटेल स्टडी करें, हम लोग को थोड़ा सा जान लेना होगा कि अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का जो चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था, वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, सर्कुलर मोशन एक्चुअली होता क्या है। मान लीजिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट को आप रोटेट कराते हैं थ्रू ए स्ट्रिंग, फॉर एन एग्जाम्पल थ्रू ए स्ट्रिंग से लेकर के कोई छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा मान लो या कोई भी चीज मान लो, उसको लेकर के उसको रोटेट कराते हैं। तो उसके बाद वो ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर मोशन में आ जाता है, चाहे तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन या फिर हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। लेकिन ये बात ध्यान देने की है कि अगर सर्कुलर मोशन में वो बना रहा है और बीच में हमने कहीं से भी जाकर के उस स्ट्रिंग को काट दिया, तो ऑब्जेक्ट सर्कल में नहीं बनेगा, सर्कल से बाहर चला जाएगा। या फिर ऐसा हम सोचे कि वो जो स्ट्रिंग हमने रस्सी पकड़ा हुआ था, रोटेट करा रहे थे उस समय में, अगर ऐसा सोचा जाए कि थोड़े देर के लिए अगर उस ऑब्जेक्ट को हम ऐसा सोचे कि रस्सी को छोड़ दें, रोटेट कराने के बीच में रस्सी को छोड़ दिया जाए, उस समय क्या होगा, वो जो ऑब्जेक्ट है विथ स्ट्रिंग सर्कल से बाहर चला जाएगा। इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि कुछ ना कुछ तो फोर्स है जो कि सेंटर से दूर लग रहा है, सर्कल से बाहर लग रहा है। अगर ये स्ट्रिंग नहीं होता तो वो सेंटर की तरफ, मतलब ये सर्कल में तो बना नहीं रहता, ये बात तो श्योर है। तो इसका मतलब सर्कल में बने रहने के लिए कुछ ना कुछ फोर्स तो जरूरी है जो कि एक्सेलरेशन प्रोवाइड करा दे किधर, सेंटर की तरफ, सर्कल का सेंटर की तरफ। और उसी रिक्वायर्ड एक्सेलरेशन को बोलते हैं हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इन दिस केस हम मान के चलते हैं कि ऑब्जेक्ट का जो है स्पीड अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन लिया जाए तो कांस्टेंट होगा, बट वेलोसिटी नहीं हो सकता है, क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन, वेलोसिटी तो वेक्टर है, उसका डायरेक्शन पे डिपेंडेंसी होती है। मान लो कि स्पीड स्केलर है, उसमें डायरेक्शन नहीं है, बट यहां जो पार्टिकल है वो तो उसमें डायरेक्शन चेंज हो रहा है पल पल। जैसे डायरेक्शन चेंज हो रहा है उसका, तो उसमें वेलोसिटी क्या हो जाएगा, डायरेक्शन के साथ एसोसिएटेड होता है, तो वो तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। यहां पे डायरेक्शन बदलने के कारण वेलोसिटी चेंज हो रहा है, और वेलोसिटी चेंज होने के कारण एक्सेलरेशन आएगा, ये तो बात क्लियर है। अब बात करते हैं कि सेंटर के तरफ जो एक्सेलरेशन लगना चाहिए उसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगाने वाला कोई ना कोई तो फोर्स होगा। वो यहां पे रिक्वायर्ड फोर्स कौन सा है, तो टेंशन है। स्ट्रिंग के केस में, रस्सी के केस में वो जो फोर्स है वो कौन सा है, टेंशन का फोर्स है, वो उसको सेंटर की तरफ खींचता है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स और ऑब्जेक्ट जो है सेंटर की तरफ फोर्स अगर लगा, सर्कल के सेंटर पे लगा, तो जैसे ही छोड़ने पे वो बाहर क्यों जाता है, तो एक स्यूडो फोर्स के कारण, जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल नाम देते हैं। और हमको मालूम है न्यूटन्स के सेकंड लॉ को थोड़ा सा ये अवॉइड करता है। न्यूटन्स के सेकंड लॉ के अनुसार उसका एप्लीकेशन जो है कि किसी ऑब्जेक्ट में अगर हम फोर्स लगाते हैं तो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, मोशन जो होगा, या अगर हम बोले कि जिधर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है फोर्स का डायरेक्शन उधर ही होगा। लेकिन स्यूडो फोर्स में क्या हो जाता है
कि जिधर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में स्यूडो फोर्स लगता है। तो यहां पे एक्सेलरेशन किधर है, सेंटर की तरफ, और एग्जैक्टली m इंटू ए, फोर्स बराबर m इंटू ए अमाउंट ऑफ फोर्स लग रहा है सेंटर से दूर, और इसी को हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मैग्नीट्यूड वाइज सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल दोनों सेम होता है, और हमको अगर पता चले कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, एक फिक्स्ड पाथ को ट्रेस करते हुए जाएगा, इसलिए सर्कल में बना रहता है। क्योंकि बाहर से खींचने वाला एक फोर्स mv² सेंट्रीफ्यूगल है, अंदर उस सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड करने वाला फोर्स कौन सा है, टेंशन है, जो कि उसको सर्कल में बना के रखा हुआ है, और वो एक फिक्स्ड पाथ पे रोटेट कर रहा है ऑब्जेक्ट। अब ये तो बात हो गई कि सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है। अगर हम ये बात करें कि मोशन इन वर्टिकल सर्कल क्या है, तो मोशन इन वर्टिकल सर्कल में हम लोग डील कर सकते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की हेल्प से, या फिर हम डील कर सकते हैं सेंट्रीपिटल के फोर्स से, जिस हिसाब से हमको समझ में आए। तो मान लेते हैं कि पार्टिकल, जैसे हम एक एग्जांपल और ले सकते हैं कि मान लिया कि एक हम लोग के गांव में एक कुआं होता है, ठीक है, और वहां से पानी निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, एक स्प्रिंग मास सिस्टम की तरह हम क्या करते हैं, इधर इस रस्सी है और इधर मान लीजिए हमने एक बाल्टी रखा हुआ है, इसमें पानी है, हम स्ट्रिंग पर फोर्स लगाते हैं, जिसके कारण ये क्या हो रहा है, ये ऊपर आ जा रहा है। तो ये स्प्रिंग मास सिस्टम, पुली मास सिस्टम है। इसके कारण हमको ये मैकेनिकल एडवांटेज मिलता है, और जो काम हमको टफ लग रहा था वो हम काम इससे कर सकते हैं। ये मैकेनिक्स का थोड़ा एडवांटेज हमको समझ में आता है। तो मान लेते हैं हम मोशन इन वर्टिकल सर्कल की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है। मान लिया कि एक यहाँ पे एक फिक्स्ड पॉइंट है और ये एक स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग से ये जो एक ऑब्जेक्ट है, छोटा सा एक ऑब्जेक्ट है, जिसको हमने मिनिमम कुछ वेलोसिटी यहाँ पे दिया है, कुछ भी है, नहीं पता मेरे को अभी कितना है, ठीक है, हम फाइंड कर लेंगे। और देखते हैं कि अगर इसको इतना वेलोसिटी दिया जाए कि ये कितना किधर चले जाए तो सर्कल पूरा कंप्लीट करते। इसी के बारे में हम चर्चा करते हैं थोड़ा सा। ये हो सकता है 3-4 कंडीशन हमने डिस्कस किया था कि अगर ऑब्जेक्ट ये मान लिया ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ओके, हाँ, तो इस मोशन इन वर्टिकल सर्कल के बारे में, मोशन इन वर्टिकल सर्कल कैसा है ये मोशन, इसके बारे में थोड़ा हम लोग चर्चा करते हैं। मान लिया थोड़ा सा वेलोसिटी या ज्यादा वेलोसिटी, मान लिया वेलोसिटी यहाँ पे बहुत कम दिया जाए तो हो सकता है कि सर्कल में पूरा कंप्लीट सर्कल ना करे। तो 3-4 कंडीशन हम लेकर के चल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट को इतना वेलोसिटी, इतना कम वेलोसिटी दिया गया कि ए से बी तक ही जाए, इससे ऊपर ना जा पाए। तो अगर बी तक जाएगा, इतनी मिनिमम वेलोसिटी कि ये बी तक जाए, इसका मतलब है ऑब्जेक्ट क्या करेगा, टू एंड फ्रो मोशन करेगा। अच्छा, अब हो सकता है कि बी से इतना वेलोसिटी दे दिया जाए कि ऑब्जेक्ट बी से पार कर जाए, और लेकिन इतना सफिशिएंट वेलोसिटी ना हो कि इस पोजीशन को पार कर पाए। तो हो सकता है यहां से गिर जाए ऑब्जेक्ट, हो सकता है यहां से गिर जाए, हो सकता है यहां से गिर जाए, मतलब टेंशन स्लैग करने का चांस हो सकता है। एक चीज और, यहां से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक हमारा जो टेंशन होगा ये ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। ये हम लोग ध्यान देकर के देखेंगे इस बात को। बी पे क्या होने वाला है ये भी देखेंगे, और सी पर क्या होने वाला है ये भी देखेंगे। हम लोग ये भी देखेंगे कि रेंज क्या होना चाहिए वेलोसिटी का टॉप पे और बॉटम पे, अगर ये सर्कल कंप्लीट कर लेता है तो। इसमें हम लोग को रिक्वायर्ड लगेगा, ऐसा समझ में आ रहा है हमको कि हम लोगों ने एनएलएम पढ़ा हुआ था पहले। तो एनएलएम में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग जो फ्री बॉडी डायग्राम ये सब हम लोग बनाना जानते हैं पहले से। मान लिया जाए कि थोड़ा सा वेलोसिटी जो हमने इसको हिट किया है, दिया है, इसके कारण ये जो स्ट्रिंग मास सिस्टम है वो कुछ यहां आ जाएगा, और उस समय में हमने सोचा कि यहाँ पे कुछ एंगल ले लिया जाए, तो एंगल है थीटा। फॉर एग्जांपल ऐसा हो सकता है कि यहां हो, यहां हो, यहां कहीं भी हो सकता है। जनरल कंडीशन हमने एक बार चूज कर लिया है। उसके बाद देखते हैं यहां पे जो ऑब्जेक्ट है इसमें तो कुछ फोर्स लगेंगे। जैसे मान लिया कि mg का फोर्स किधर लगेगा, नीचे की तरफ, ठीक है। स्ट्रिंग है, टेंशन का फोर्स लगेगा, तो टेंशन हम लोग जो जैसे पहले यूज करते थे वैसे ही डायरेक्शन दिखाएंगे यहाँ पे, और इसका डायरेक्शन इधर। तो टेंशन का फोर्स इधर T मान लेते हैं, ये इसको थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं,
T हो गया। अच्छा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर लगेगा? आउट ऑफ द सर्कल मान के चले किधर, इधर, कितना, mv स्क्वायर बाय r, ये मैग्नीट्यूड होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। अच्छा, अब ये अगर थीटा है तो हम लोग ज्योमेट्रिक थोड़ा बहुत जानते हैं, थीटा ये कितना एंगल हो जाएगा, थीटा। अगर ये थीटा है तो mg का तो कंपोनेंट बनना चाहिए। mg क्या है? वेट है, फोर्स का कंपोनेंट बनना चाहिए। दो कंपोनेंट बनेगा, एक इस डायरेक्शन में, इसके परपेंडिकुलर। हमको पता है कि कुछ बैलेंस फोर्स है, क्योंकि ये एक फिक्स ऑर्बिट पे घूम रहा है, एक एक्सिस पे घूम रहा है, तो तभी पॉसिबल है जो इधर का फोर्स, जो जिसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, जो टेंशन ने प्रोवाइड किया है, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और ये जो mg का कंपोनेंट है वो दोनों के बराबर हो। अगर ऐसा होगा तो ये फिक्स्ड पाथ पे बना रहेगा, नहीं तो दोनों में से अगर ये ज्यादा हो गया तो बाहर चला जाएगा और ये ज्यादा हो गया तो अंदर चला जाएगा। बट ऐसा है नहीं, ये फिक्स्ड पाथ पे रोटेट कर रहा है, इसका मतलब ही यही है कि दोनों फोर्स क्या है, इक्वल है ना, अपोजिट है हर एक पॉइंट में। तो मान के हम चले कि ये ऊपर टेंशन, mg का इधर का कंपोनेंट हम ले ले, कितना होना चाहिए, mg cos थीटा, और इधर का कंपोनेंट अगर लेकर के चले तो mg sin थीटा, बट इसका हमको यूज नहीं है फिलहाल। तो हम टेंशन के इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, इन दिस पॉइंट T इज इक्वल टू कितना, mv स्क्वायर बाई r प्लस mg cos थीटा। मतलब हमारा हो गया टेंशन mv स्क्वायर बाई r प्लस mg cos थीटा। अब बात हम लोग ने किया था क्या कि फ्रॉम A टू B क्या हो सकता है, कि मतलब हमने ऐसा कि मिनिमम वेलोसिटी इतना दिया कि ऑब्जेक्ट ज्यादा दूर नहीं B तक जा पाए, या बीच में कहीं भी हो, उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लें। तो बीच में कहीं भी हो तो ये बताया जाए कि थीटा का वैल्यू क्या होगा। थीटा का वैल्यू यहां से हमने, यहां पे थीटा का वैल्यू 0 होता, थोड़ा और आगे बढ़ेगा थीटा और बढ़ेगा, बढ़ते 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 मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, ये 90 डिग्री तक जा सकता है। तो थीटा अगर 90 डिग्री तक जा सकता है तो यहां पे क्या हो सकता है, mg cos थीटा। अगर ये cos, यहाँ ये ऑब्जेक्ट मान लीजिए, ये जो स्ट्रिंग है मास सिस्टम, ये अगर a पॉइंट पे रहे तो एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। cos 0 का वैल्यू कितना होता है, 1। अब उसके आगे cos 30 हो सकता है, 45 हो सकता है, 60 हो सकता है, इवन 90 तक। cos 90 तक, 90 आने पे जाकर के cos थीटा 0 होता है। कहने का मतलब ये इससे पहले, B पॉइंट से पहले अगर ऑब्जेक्ट है तो वो cos थीटा तो 0 नहीं होगा। इसका मतलब कुछ ना कुछ होगा, पॉजिटिव वैल्यू होगा। तो मान के चले फॉर एन एग्जांपल, मान लिया हमने ये 60 डिग्री है, cos 60 कितना हो जाएगा, 1/2 होगा मान लेते हैं। और यहां पे वेलोसिटी देखा जाए तो यहां से हमने कुछ वेलोसिटी दिया, इसके कारण यहां पे ऑब्जेक्ट अगर रुक गया तो वेलोसिटी 0, बट यहां रुक गया तो यहां 0, यहां रुक गया तो यहां 0। बट अगर वेलोसिटी इतना हमने दिया है कि ये 0 नहीं है, B से पहले तक कहीं भी कोई पॉइंट पे हमने यहीं पे ले लिया, मान लिया, तो कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी होगा। और वेलोसिटी का यहां पे देखिए स्क्वायर है, तो अगर स्क्वायर है, अगर नेगेटिव भी होना होता तो स्क्वायर तो पॉजिटिव बना देता, तो ऑलवेज क्या हो जाएगा, ये mv स्क्वायर बाई r क्या होगा, पॉजिटिव। मतलब ये टर्म भी पॉजिटिव और ये टर्म भी पॉजिटिव जब B से ऑब्जेक्ट पहले है। मतलब B पोजीशन, B पॉइंट से पहले अगर ऑब्जेक्ट है, उसका पोजीशन है, तो वहां तक टेंशन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इवन 0 भी नहीं हो सकता। तो इतना पता है हमको कि अगर हम ये लिखें कि बिटवीन A टू B टेंशन इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है, तो क्या 0 नहीं, यहां पे इक्वलिटी नहीं लगा सकते क्योंकि बिटवीन हमने लिखा है A और B पॉइंट को छोड़ करके। अब हम एक काम करते हैं, हम सोचते हैं कि B पॉइंट पे क्या होगा, एट B, यहां पे लिखते हैं एट B, देख लेते हैं थोड़ा कि एट B क्या होने वाला है। B पर एंगल कितना हो जाएगा, बढ़ते बढ़ते B पर एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। cos 90 का वैल्यू कितना होता है, 0। cos 90 का वैल्यू अगर 0 होता है तो mg cos 90 0 होगा, तो ये टर्म 0 प्लस इतना वेलोसिटी इसका होना चाहिए। जैसे हमने ये क्या किया था, ये v a पॉइंट का था, बट यहाँ का वेलोसिटी हमको मालूम करना था, नहीं पता हमको ये वेलोसिटी कौन सा है, इस पॉइंट का। अगर हमने ऑब्जेक्ट यहाँ लिया था, तो अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे जाकर के रुक जाता है, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे जाकर के रुक जाता है तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0। अगर फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे 0 होगी तो m into 0 क्या हो जाएगा, ये टर्म 0, तो टेंशन क्या हो जाएगा, 0।
इन दिस केस अगर ऑब्जेक्ट यहां पे जाके रुक जाता है तो टेंशन 0 स्लैक कर जाएगा, ये जो स्ट्रिंग है यहीं से वापस क्या हो जाएगा, लौट जाएगा। और किस पाथ को फॉलो करेगा, ये इस पाथ को फॉलो करेगा। टू एंड फ्रो बोला जाए तो एसएचएम की तरह, सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरह टू एंड फ्रो मोशन करना चालू कर देगा। बट एसएचएम में देखते हैं कि थोड़ी देर यहाँ पे एम्पलीट्यूड हमारा कांस्टेंट रहता है, फिर डैम्पिंग करते हैं तो डिक्रीज वगैरह होता है, बट यहाँ पे उतना हमको जाना नहीं है। इतना हमको समझ में आया है कि टेंशन या तो 0 हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, पॉजिटिव। लेकिन बिटवीन ए टू बी ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। बी पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इतना तो कंफर्म है। उसके बाद चेक करते हैं कि बी के बाद क्या होगा। तो हमको अगर इसी से लेकर के चले तो हम देख सकते हैं थीटा का वैल्यू बढ़ाते चले जाएंगे, और थीटा मान लीजिए यहाँ पे 90 डिग्री से आगे जाएगा, जैसे 120 डिग्री, तो cos थीटा का वैल्यू 120 के डिग्री पे -1/2 हो जाता है, तो ये टर्म निगेटिव हो जाएगा। हो सकता है ऐसा। वेलोसिटी का हमको पता नहीं, वेलोसिटी कुछ भी हो सकता है उस पॉइंट पे। ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो इतना तो है कि टेंशन की वैल्यू पहले से क्या हो सकती है, घट सकती है। ठीक है। अब पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि मान लीजिए हमने यहाँ पे लिया ऑब्जेक्ट, मान लिया हमने इतना सफिशिएंट वेलोसिटी दिया कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे चला गया। अब यहाँ पे जाकर के क्या होगा, अगर लौट जाए, यहीं पे जाकर के रुक जाए, तो यहीं से स्लैक हो गया, यहीं से तो गिर जाएगा। तो गिर जाएगा तो यहाँ का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ का वेलोसिटी अगर हम 0 मान के चले तो ये तो v वेलोसिटी है, v यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो m इंटू 0, ये वाला टर्म 0 प्लस ये वाला टर्म जो भी है 90 डिग्री से तो ऊपर ही होगा, ये एंगल 90 डिग्री से तो ऊपर ही होगा। मान लिया जाए कि ये 120 डिग्री है, जो कि हमको इसका वैल्यू पता होता है -1/2, तो यहाँ पे -1/2 के कारण m तो कांस्टेंट, g भी कांस्टेंट, ये तो -1/2, तो ये क्या वैल्यू आएगा, माइनस जो भी है -mg/2, है ना, अगर हमने 120 डिग्री ले लिया तो। अच्छा चलिए, यहां नहीं यहां कहीं, इवन 180 डिग्री से पहले तक, इवन 180 डिग्री पर भी अगर वहां पे जाकर के v वेलोसिटी क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो ये वाला टर्म तो चलो 0 है। यहाँ पे mg cos कितना, पाई 180 डिग्री, cos पाई का वैल्यू कितना, -1, फिर भी ये क्या हो जाएगा, माइनस। तो टोटल टर्म कितना हो जाएगा, टोटल टर्म हो जाएगा फिर से -mg इंटू cos 180 डिग्री, माइनस तो होता है उसके कारण माइनस हो गया, ये वाला टर्म तो आपने 0 कर दिया है। मतलब ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे इससे थोड़ा आगे लेकर के चले, यहां पे हो, यहां पे हो, यहां पे हो, यहां पे हो, कहीं भी हो, इस पॉइंट तक, इवन इसको हम सी मान ले, तो इस पॉइंट तक अगर यहां तक भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी 0 हो जाता है, तो ये क्या कर देगा, यहीं से गिर जाएगा। और टेंशन उस कंडीशन में क्या होगा, टेंशन बिटवीन बी एंड सी, टेंशन विल ऑलवेज बी नेगेटिव बिटवीन बी एंड सी। बी पे टेंशन 0, उसके आगे नेगेटिव, घटना चालू कर दिया। फिर सी पे जाकर के देखा जाए तो सी पर तो अगर मान लीजिए यहाँ का वेलोसिटी क्या है, 0 हमने बोला, यहाँ के वेलोसिटी 0, mg cos थीटा कितना है, नेगेटिव, थीटा का वैल्यू कितना है, -1। तो इस तरीके से हम इसको लेकर के चल सकते हैं। दूसरा ये तरीका है कि मान लिया जाए कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे हमने जनरल कंडीशन देखा है, यहां पे लेकर के चले इसको, ये ज्यादा समझने में आसानी होती है। यहाँ पे मान लिया कि फाई है कुछ एंगल, है ना, हमने इसको रेफरेंस लिया और ये एंगल फाई लिया, और यही पॉजिटिव मान के चले, तो रेफरेंस ये डायरेक्शन साइन कन्वेंशन ये तो लेना अपने हाथ में है, ये एंगल हम इधर लेकर के चले तो ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट का मास कितना होगा, वेग कितना होगा, mg, ठीक, ये फाई, तो ये भी एंगल फाई, अल्टरनेट एंगल ट्रायंगल से, ये फाई तो ये भी फाई। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फिर वही mv²/r। उसके बाद mg, टेंशन किधर, टेंशन सेंटर की तरफ, सेंट्रीपिटल फोर्स तो ये प्रोवाइड करा सकता है, यहां पे सिर्फ टेंशन ही नहीं प्रोवाइड कराएगा, mg का कंपोनेंट भी प्रोवाइड कराएगा। mg का कंपोनेंट किधर होगा, इधर mg cos फाई। तो यहां पे टेंशन का वैल्यू क्या हो जाएगा, इन दिस केस t इज इक्वल टू कितना, या फिर हम बोले कि t प्लस एम जी cos फाई बराबर क्या, mv²/r, ऐसा बोल सकते हैं, या t बराबर हम लेकर के चल सकते हैं mv²/r माइनस mg cos फाई।
ये लेकर के चल सकते हैं। ऐसे भी देखा गया था, यहां से इधर से लेकर के चलते तो निगेटिव एंगल होता है, यहां से देख रहे हैं हम पॉजिटिव एंगल अपने हिसाब से। दोनों में से कोई भी चीज हम लेकर के चल सकते हैं। तो जैसे ही अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी 0 हो जाए, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी 0 हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा, ये टर्म निगेटिव हो जाएगा, चाहे वैल्यू कैसा भी हो। यहाँ पे कितना फाई का एंगल तो हमने क्या लिया है, पॉजिटिव। यहाँ से इधर बढ़ रहे हैं तो ये एंगल किधर हो जाएगा, उल्टा साइड में हमारा पॉजिटिव ही हो जाएगा, mv²/r। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एंगल चूंकि पॉजिटिव हम ले रहे हैं, इसको हम बोले तो क्लॉकवाइज को ही हमने पॉजिटिव मान लिया है, तो क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान लिया तो क्या यहाँ पे पॉजिटिव ही एंगल होगा, तो ये माइनस आने से माइनस माइनस प्लस ऐसा नहीं हो जाएगा। हमने इसके लिए ये सोचा था, ये वाला एंगल तो हम पॉजिटिव ले रहे हैं, तो यहाँ पे फिर से वापस से क्या नेगेटिव। मतलब इतना कंफर्म है कि बी से सी तक जो पार्टिकल होगा उसका टेंशन का नेचर जो है वो ऑलवेज क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं सी पर। अगर सी पर कुछ वेलोसिटी है, पॉजिटिव वेलोसिटी है, पॉजिटिव वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी अगर है, तो यहां पे अगर वेलोसिटी कुछ भी है, यही लेकर के चले, वेलोसिटी कुछ भी है, तो एंगल कितना, यहां पे cos फाई कितना हो जाएगा इन दिस केस 0, cos 0 कितना होता है 1, तो ये कितना हो जाएगा mv²/r माइनस समथिंग में mg, ऐसा करके देख सकते हैं हम। अच्छा, ये क्रिटिकल कंडीशन अगर हम ये बना करके चले कि यहाँ पे वेलोसिटी 0 नहीं होनी चाहिए, और टेंशन के बारे में जरा बात करें तो टेंशन भी यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए अगर ऐसा करें हम, क्योंकि mg cos फाई तो mg यहाँ पे हो गया, mv²/r। यहाँ पे अगर टेंशन थोड़ा सा इस तरीके से सोचे कि टेंशन की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऐसा मान के चले हम, तो क्या हो जाएगा, ये वाला इक्वेशन कहां चला जाएगा, mv²/r इज ग्रेटर देन इक्वल टू mg, और ये पॉइंट कौन सा है, फाई कहां लिया हमने, 0 ले लिया है, cos फाई 0, तो ये mm कैंसल, v² इज ग्रेटर देन इक्वल टू √rg, मतलब स्क्वायर नहीं, v इज ग्रेटर देन इक्वल टू √rg, दैट इज दिस वेलोसिटी इज √rg। मतलब यहाँ पे अगर rg, ऐसा नहीं है जैसे पॉजिटिव वेलोसिटी हो जाए, कुछ भी वेलोसिटी, कम से कम rg √rg वेलोसिटी से ज्यादा अगर हो इधर, तो ही ये ऑब्जेक्ट कंप्लीट करेगा वर्टिकल सर्कल, और यहां से आगे निकलेगा तो सर्कल तो कंप्लीट कर लेगा। बट बात आती है कि बी से सी तक जो आप गए हैं, यहां पे कहीं इस बीच में स्लैग किया, यहां से कहीं से गिरा, तो पार्टिकल कैसा पाथ ट्रेस करेगा, तो पैराबोलिक पाथ ट्रेस करेगा, और यहां से ए से बी तक कहीं जाकर के गिरता है तो ये टू एंड फ्रो मोशन करेगा। ठीक है, अब बात आती है कि ये वेलोसिटी जिसके बारे में बात करते हैं, कंडीशन तो हम लोगों ने देख लिया, ये मिनिमम वेलोसिटी कितना होना चाहिए कि ए से बी तक ही ऑब्जेक्ट पहुंच पाए, और मिनिमम वेलोसिटी कितना होना चाहिए ए पर कि इसको पूरा पार कर जाए। तो उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको एडिट करना है। जैसे मान लें जैसे A2B यूज करते हैं, A2B। अब देखते हैं हम कि एनर्जी कंजर्वेशन से, क्योंकि हमको मालूम है ये कंजर्वेटिव फोर्स है, ये जो वर्क हो रहा है इसके कारण यहाँ पे वो कंजर्वेटिव फोर्स के कारण हो रहा है, तो हमको ये भी पता है कि कंजर्वेटिव फोर्स अगर हो उसके कारण जो वर्क डन होता है वो ऑलवेज जो कंजर्वेटिव फोर्स है उसके कारण एनर्जी कंजर्व रहता है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहता है। फॉर कंजर्वेटिव फोर्स सिस्टम में कोई एनर्जी का लॉस अगर नहीं हो रहा है, मैकेनिकल एनर्जी का कोई लॉस नहीं हो रहा है, तो हम एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। दैट इज ए पॉइंट पे जितना मैकेनिकल एनर्जी होगा टोटल, ये ऑब्जेक्ट बी पर भी मैकेनिकल एनर्जी उतना ही होगा। या बोल सकते हैं कि ए पॉइंट को अगर हमने रेफरेंस मान लिया, ए को हमने रेफरेंस माना, तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा क्योंकि हमने रेफरेंस मान लिया, हाइट यहाँ पे 0 है। लेकिन यही ऑब्जेक्ट जब बी पॉइंट पे पहुंच जाए तो इसका हाइट कितना हो जाएगा, आर के बराबर,
यहाँ पे इसका अच्छा खासा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, बट यहाँ पे इसके पास वेलोसिटी है, तो यहाँ पे वेलोसिटी है, बट इस पॉइंट पे जाने पे अगर ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी हो जाए 0, अगर इस पॉइंट पे जाकर के ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी हो जाए 0, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी तो खत्म हो जाएगा, लेकिन बचेगा वो जो एनर्जी तो कभी लॉस होता नहीं है, मैकेनिकल एनर्जी। अभी मान के चले कि मैकेनिकल एनर्जी का यहाँ से तो लॉस होने वाला नहीं है, काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ, तो बाकी काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा तो कहाँ जाएगा वो लॉस, तो लॉस कन्वर्ट हो जाएगा इंक्रीजिंग पोटेंशियल एनर्जी में। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 था, काइनेटिक एनर्जी लॉस होना चालू हुआ, तो यहाँ पे बनते बनते पोटेंशियल एनर्जी कुछ आ गया, कितना आया उतना ही आया जितना यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ। तो हम ऐसे लेकर के चल सकते हैं कि टोटल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट A is equal to total mechanical energy at B। तो जैसे बात करें हम कि A पर मैकेनिकल एनर्जी कितना, सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी एट A प्लस काइनेटिक एनर्जी एट A बराबर पोटेंशियल एनर्जी एट B प्लस काइनेटिक एनर्जी एट B। कितना होगा, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ m va स्क्वायर प्लस दैट इज b पर क्या हो जाएगा, वेलोसिटी यहाँ पर 0 है, काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी कितना है, यहाँ रेफरेंस से हाइट r है, तो कितना हो जाएगा mg r प्लस यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितना 0। ठीक है, तो अगर मान के चले हम mm तो कैंसिल हो जाएगा, तो va का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 2gr, तो यहाँ पे va इज कितना 2gr, मतलब मिनिमम कम से कम 2gr वेलोसिटी यहां से दिया जाए तो ऑब्जेक्ट यहां पे आते आते रुक जाएगा और यहाँ पे वापस आ जाएगा और ये टू एंड फ्रो मोशन करना चालू कर देगा। इसका मतलब ये है कि ये वर्टिकल सर्कल तो कंप्लीट नहीं कर पाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना वेलोसिटी हो गया, v इज इक्वल टू रूट अंडर 2gr। अब देखते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट बी पॉइंट को पार करके कहीं सी जाने के चक्कर में, हम देख लेते हैं कि यहाँ पे वो कौन सा वेलोसिटी होगा टॉप पर जिसके कारण ये वर्टिकल सर्कल पार कर जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे, तो हमने जैसा इस पॉइंट को लिया है तो यहाँ से इक्वेशन टेंशन का जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा T प्लस mg cos फाई बराबर mv स्क्वायर बाई r। तो T इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r माइनस mg cos फाई। हमको पता है कि इसके बीच में टेंशन तो निगेटिव होगा, बट यहाँ पे पॉइंट C पर ये टेंशन की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो mv स्क्वायर बाई r माइनस mg cos फाई is equal to greater than equal to 0, and here in this point at the point C cos phi का वैल्यू कितना 1, phi कितना 0 डिग्री, तो mv स्क्वायर बाई r is greater than equal to mg, mm cancel here, v square is greater than equal to rg and v is greater than equal to root under rg। तो टॉप पॉइंट पे मिनिमम वेलोसिटी कितना, तो रूट अंडर rg। तो अगर यहाँ पे टॉप पॉइंट पे मिनिमम वेलोसिटी रूट अंडर rg, तो बॉटम पे इतने स्पीड को लाने के लिए कितनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी मिनिमम। तो मान के चला जाए कि इसके लिए भी हमको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी कंजर्वेशन, है ना। तो यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन बिटवीन ए एंड सी अगर हम यूज करें, हम इसको थोड़ा साइड में रखते हैं कि कितना वेलोसिटी, मेरा वेलोसिटी तो यहाँ पे v इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, तो ये rg हो गया है, इसको हम क्रिटिकल वेलोसिटी बोल सकते हैं, क्योंकि इतने वेलोसिटी के यहाँ पे अगर टॉप पे वेलोसिटी इससे कम रहेगा तो कंप्लीट नहीं करेगा वर्टिकल सर्कल, इस वेलोसिटी से अगर ज्यादा होगा तो ये वर्टिकल
सर्कल कंप्लीट करेगा, तो इसके लिए इसको हम क्रिटिकल वेलोसिटी बोल सकते हैं। वैसे हम इसको भी क्रिटिकल वेलोसिटी बोल सकते हैं किस कंसीडरेशन में, कि अगर ऑब्जेक्ट यहां तक गया और यहां से बाहर ही लौट गया, तो इस पॉइंट के लिए इसको हम क्रिटिकल वेलोसिटी बोल सकते हैं। बट अच्छा, यहां पे चलते हैं फिर से। मैकेनिकल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट सी। कंजर्वेटिव फोर्स है, मैकेनिकल एनर्जी हर जगह कांस्टेंट होगा। यहां पे यूज करते हैं पोटेंशियल एट ए प्लस पोटेंशियल एट बी बराबर काइनेटिक एट सी प्लस पोटेंशियल एट सी। पोटेंशियल एनर्जी यहां पे कितना है, 0, प्लस काइनेटिक एनर्जी कितना, हाफ एम वी ए मान लेते हैं हम, वी जो भी है ए पॉइंट का वेलोसिटी बराबर काइनेटिक एनर्जी सी पॉइंट पे, अगर वेलोसिटी हमको तो मिल चुका है कितना, रूट अंडर आर जी, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर मतलब रूट अंडर आर जी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आर इंटू जी, प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा यहाँ पे, एम जी एच, वेयर हाइट इज फ्रॉम हियर टू हियर देयर इज 2r, तो कितना हो जाएगा mg इंटू 2r। तो यहां पे देखा जाए mg इंटू 2r, ठीक, तो कितना हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी आर बाई 2 प्लस 2mg r। थोड़ा सा इसको मिटाते हैं, तो यहां पे देखते हैं हाफ एम वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2 to the 4 एम जी आर प्लस 4mg r, दैट इज 5mg r बाई 2। अगर हम ऐसा करें तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाफ एम वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5 mgr by 2, 2 cancel, m is also cancel, so va is equal to root under 5gr। मतलब मिनिमम वेलोसिटी va कितना होना चाहिए, रूट अंडर 5gr होना चाहिए ए पॉइंट पे, जिसके लिए सी पॉइंट पे वेलोसिटी कितना हो जाएगा, रूट अंडर rg। और हम देख चुके हैं कि इस पॉइंट से यहां पे मान लीजिए कि इस वेलोसिटी से अगर कम भी होगा, रूट अंडर rg से कम भी होगा वेलोसिटी, चाहे पॉजिटिव क्यों ना हो, ये वर्टिकल सर्कल कंप्लीट नहीं करेगा। तो इस वेलोसिटी से ज्यादा ही अगर इसको मिलेगा तभी वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करेगा। और उस रिक्वायर्ड क्रिटिकल वेलोसिटी के लिए यहां पे जो बॉटम पॉइंट है उस पे वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, रूट अंडर 5gr। तो ये सब कुछ वैल्यूज है जो हम लोगों को याद रखने पड़ेंगे, या फिर हम अगर एनर्जी कंजर्वेशन जानते हैं, टेंशन की इक्वेशन को लिखना हम जानते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में हमने ये सब पढ़ा हुआ है, फ्री बॉडी डायग्राम कैसे ड्रॉ किया जाता है, नेट फोर्स के बारे में हम कैसे देखते हैं कि कहाँ क्या लगेगा, तो हम लोग को ये इसके बारे में दिक्कत नहीं होगा। और हमको ये भी मालूम है कि यहाँ पे जो भी फोर्स यूज हो रहा है, जैसे टेंशन है या फिर ग्रेविटी का फोर्स है, फ्रिक्शन तो है नहीं, फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है, वहां पे एनर्जी का लॉस हो जाता है, मैकेनिकल एनर्जी का। मान लीजिए कि मैकेनिकल जैसे फ्रिक्शन, मैंने हाथ में रब किया, दो हाथ को अगर रब किया तो यहाँ पे हीट जनरेट हो जाता है। और मैकेनिकल एनर्जी ऐसे तो एनर्जी कंजर्व है, एनर्जी कभी लॉस नहीं होता टोटल। अगर हम इन्वायरमेंट को भी सिस्टम मान के चले तो एनर्जी लॉस नहीं होगा टोटल एनर्जी में। अगर मान ले तो मैकेनिकल एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल प्लस हीट एनर्जी तो कांस्टेंट है, एनर्जी कभी लॉस नहीं होगा। बोला भी जाता है एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम बात करते हैं मैकेनिकल एनर्जी। अच्छा, हम जो यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो काइनेटिक एनर्जी यूजफुल हो रहा है हमारे वर्क के लिए, फिलहाल मैकेनिकल एडवांटेज के लिए। और क्या यूज हो रहा है, और पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी यूज हो रहा है। और पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड होता है कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। लेकिन फ्रिक्शन जो हम अगर हम कंसीडर करेंगे, जो कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, वहां पे हीट का लॉस हो जा रहा है। और उस हीट का हम यहाँ पे यूज क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। तो जब उसको यूज नहीं कर रहे हैं तो वो तो लॉस में गिनती हो गई उसकी। तो उस हिसाब से उसको हम अगर अलग रख करके देखें तो हमारा मैकेनिकल एनर्जी सिर्फ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी हम देखते हैं। और इन दोनों में अगर काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ
तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगा, पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हुआ तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा, और टोटल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेटिव फोर्स के लिए टोटल कितना होता है, तो कांस्टेंट होता है, कभी सेम होता है, सेम बता सकते हैं किसी भी पॉइंट पे सेम होता है, लॉस नहीं होता है इसका, ठीक है। ओके, दैट्स ऑल अबाउट मोशन इन वर्टिकल सर्कल।